नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के भारत लोक अर्थव्यवस्था पुस्तक के पाठ 6 जल संसाधन के ऊपर चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको सभी को मालूम है पृथ्वी एक नीला ग्रह है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग में जल विद्यमान है और 29% भाग में स्थल भाग है, अर्थात पृथ्वी पे और महासागरों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। आपने कभी देखा होगा बेटे, धरातल पे लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है और पृथ्वी पे जो 71% भाग है उसका सिर्फ 97% लवणीय मतलब सॉल्ट वाटर खारे पानी का है और 3% पानी ही हमें स्वच्छ जल के रूप में मिलता है। अगर हम देखें तो इस पाई डायग्राम से आपको स्पष्ट होगा कि सॉल्ट वाटर 97% है और जो फ्रेश वाटर है उसमें से जो पोलर आइस कैप्स मतलब हिम जो ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ के रूप में विद्यमान है वो तो 2% है, लेकिन जो हमें एक्चुअली में फ्रेश वाटर मिल रहा है वो सिर्फ 1% है। जो अगर हम एक उदाहरण देती हूँ कि अगर मान लो एक बाल्टी आपके पास पानी है जिसमें से 1 चम्मच ही आप यूज़ में ला रहे हैं, बाकी पानी हमारा क्या है, सॉल्टी वाटर है या बर्फ़ के रूप में विद्यमान है। विश्व में कुल जल संसाधन का 4%, अगर हम अगर 3% जो जल विद्यमान को अगर हम उसे 100% माने तो उसका 4% सिर्फ हमारे हिस्से में आता है, भारत के हिस्से में, जो 16.7% जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इस फ्लो चार्ट के द्वारा, पाई चार्ट के द्वारा आपको पता लग रहा है कि 97% हमारा खारा पानी है, 2% हिम के रूप में है और 1% हमारा फ्रेश वाटर के रूप में उपलब्ध है। एक दूसरा पाई चार्ट भी बनाया गया है, एक ग्राफ दिया गया है जिसमें हमने जल के वितरण को बताया गया है। उन्होंने कहा है कि जो ऊपर वाला जो पाई है उसमें बताया कि 97% जो हमारे पास ओशन का वाटर है, सॉल्ट लवणीय वाटर, उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होता है जो हम पीने में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद उसमें जो हमारा 2.5% पानी बचा वो फ्रेश वाटर है। उस फ्रेश वाटर में से भी 79% जो है ग्लेशियर में और 20% हमें क्या मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर, जो भूमिगत जल यानी कि भूमि के नीचे उपलब्ध होता है। इसमें से भी जो हमारा 1% वाटर है, जो भी फ्रेश वाटर में से भी 1% वाटर है, वो हमें झीलों के रूप में, तालाबों के रूप में, नदियों के रूप में हमें उपलब्ध होता है। यानी कि 97% अलवणीय वाटर जल है जो समुद्र में और 2% वाटर है जो हमें हिम के रूप में मिलता है और 1% हमें फ्रेश वाटर के रूप में मिल रहा है। धरातल जल की प्रमुख स्रोत हैं नदियाँ, झील और तालाब, जो धरातल पे हमें ऊपर दिख रहे हैं। एक होता है आपका भूमिगत जल और एक होता है धरातलीय जल। बेटे, धरातलीय जल वो होता है जो हमें स्पष्ट रूप से धरातल पर दिख रहे हैं, जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब। जबकि भूमिगत जल वो होते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में हमें मिलते हैं, जो हम कुएं के रूप में निकालते हैं, नलकूपों के रूप में हम निकालते हैं। इस तरह के वाटर हमारे को क्या कहलाते हैं, भूमिगत जल। भारत में बेटे आपको पता है भारत में नदियों का बहुत बड़ा जाल है। भारत में 2 तरह की नदियाँ मिलती हैं, एक उत्तर भारत की नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, एक दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हमेशा बेटे सदाबहार होती हैं क्योंकि वो ग्लेशियर से पिघल के आ रही है, उनकी बर्फ़ पिघलती है और हमें 12 मासी उससे हमें क्या मिलता है, जल मिलता है। तो उत्तर भारत की नदी में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र, यानी कि अगर पूछा जाए कि भारत में किन नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सदाबहार नदियाँ हैं, हमेशा पानी रहता है और ये सबसे लंबी नदियों में से एक है। सिंधु गंगा भारत की बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है, इसलिए इसका ग्रहण क्षेत्र मतलब इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। भारत में बेटे भौम जल का उपयोग सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? भौम जल मतलब अंडरग्राउंड वाटर। आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे जो कृषि प्रधान राज्य है
तो यहाँ पे कृषि ज़्यादा होती है, इसलिए उस नदियों के साथ साथ अंडरग्राउंड वाटर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो राज्य करते हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु है। और जो सबसे ज़्यादा भौम जल मतलब भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। कई बार पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा भूमि का जल का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा भौम जल का प्रयोग किया जाता है पंजाब में 76%, हरियाणा में 51.3%। कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। आपको पता है कृषि के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और भारत में पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ अगर कृषि के रूप में देखें तो सबसे समृद्ध राज्य खेती के रूप में, उत्पादकता के रूप में पंजाब और हरियाणा है। बेटे आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, किन राज्यों में लैगून व झीलों का प्रयोग धातलीय जल के रूप में होता है। बेटे झील आपको एक ऐसा, जैसे नदियों में पानी बहता रहता है, लेकिन झील एक ऐसा गड्ढा होता है जिसमें पानी का प्रवाह नहीं होता, वो एक जगह इकट्ठा रहता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता, वो होता है झील। और लैगून बेटे ज़्यादातर हमारे समुद्र तट के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे एक लैगून के आकार के स्थल, उसमें क्या होता है एक झील का ही पार्ट होता है, लेकिन उसमें ताज़ा पानी ना आके खारा पानी, समुद्र का जल उसमें इकट्ठा हो जाता है। उस तरह के झीलों को कहते हैं लैगून झील। जैसे भारत के उड़ीसा में एक झील है जो सबने आपने नाम सुना होगा, चिल्का झील। चिल्का झील वो ऐसी क्षेत्र है, चिल्का झील, जहाँ लैगून झील के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और वहाँ पे ज़्यादातर लोग वहाँ पे मत्स्य पालन, नारियल की खेती, इस तरह का काम करते हैं। तो बेटे सबसे ज़्यादा लैगून झील या झीलों का प्रयोग जल संसाधन के रूप में होता है केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। लैगून झील का जो प्रयोग किया जाता है बेटे ज़्यादा समुद्र तटीय क्षेत्रों वाले राज्यों में किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसका जल खारा होता है। इसलिए इस झील का प्रयोग ज़्यादातर मछली पालन, चावल की कुछ कृषि फसल करने में और नारियल आदि के सिंचाई करने में किया जाता है। बेटे एक क्वेश्चन ये है कि भारत में सिंचाई की मांग क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है। CBSE में 2011 में ये क्वेश्चन आया था, जिसमें कहा कि भारत में सिंचाई की अति आवश्यकता क्यों है, कारण बताइए। कारण स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पूछा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और वहाँ पे बारिश का प्रतिशत भी होता है, बारिश भी होती है, लेकिन फिर भी सिंचाई की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है। उसके कारण क्या है, तो बेटे सबसे पहला कारण आप अगर भारत में सिंचाई की सबसे पहला कारण है वर्षा की अनियमितता। तो सबसे पहला कारण है वर्षा की अनियमितता। इसमें लिखा गया है कि आपको पता है भारत में जो मानसून होता है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ से भारत में आगमन करता है और केरल राज्य को सबसे पहले वो हिट करता है और वहाँ से बारिश होती है। और भारत में जो मानसूनी जो है वो आपका मई जून से स्टार्ट होकर सितंबर तक हमारे देश में मानसूनी ऋतु या मौसम पाया जाता है। तो सबसे पहले भारत में सिंचाई की अति आवश्यकता का सबसे पहला कारण है वर्षा की अनियमितता। सबसे पहला कारण क्या है, वर्षा की अनिश्चितता मतलब वर्षा हो रही है, हमें ये नहीं पता कब होगी, समय कोई निश्चित नहीं है। जो हमारे देश में बारिश होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों द्वारा और ये बहुत ही अनिश्चित है। कहीं पे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है और कहीं पे बहुत कम हो जाती है। कई बार जो मानसून है वो कई बार समय से पहले आ जाता है और कई बार समय के बाद आता है। दूसरा आपका कारण है वर्षा का असमान वितरण। इसका प्रमुख कारण यह है कि वर्षा का असमान वितरण क्योंकि भारत का एक ऐसा देश है जहाँ पे वर्षा एक समान नहीं होती। अगर आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, कक्षाओं में पढ़ा होगा कि भारत में पश्चिमी घाट जो हमारा एक एरिया है पश्चिमी घाट का, ये पश्चिमी घाट का एक एरिया है जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, इस वाला एरिया में सबसे ज़्यादा, क्योंकि सह्याद्री की पहाड़ी होती हैं, यहाँ से मानसून टकराता है और बहुत ज़्यादा बारिश करता है। इसके साथ साथ जो हमारा मेघालय वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी मानसून ज़्यादा होता है। तो इन दो क्षेत्रों में तो हमारा मानसून बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे बारिश की मात्रा बहुत अधिक है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हमारे 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश देखने को मिलती है, जैसे राजस्थान का एक हिस्सा और लेह लद्दाख का एक भाग,
जहाँ पे मानसून बहुत कम मात्रा में आता है, जिसके कारण उन क्षेत्रों में सिंचाई, कम वर्षा होने के कारण उन क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसलिए एक सबसे पहला कारण था वर्षा की अनिश्चितता कि कब हो रहा है, किस समय आएगा, कभी मानसून जल्दी आता है, कभी मानसून लेट आता है। इसके बाद तीसरा जो है आपका वो है उत्पादकता में वृद्धि। बेटे जब हम कृषि करते हैं तो अशिक्षित क्षेत्र की तुलना में शिक्षित क्षेत्रों की में उत्पादकता ज़्यादा होती है। जहाँ हम सिंचाई ज़्यादा करते हैं, जहाँ पे हमें फसलों की उत्पादकता ज़्यादा करनी होती है, तो हम उस क्षेत्र में सिंचाई ज़्यादा करते हैं। इसलिए उन क्षेत्रों में सुविधाओं की ज़्यादा आवश्यकता, सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर मान लो पंजाब और हरियाणा में नदियाँ बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे कृषि उत्पादकता इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमें भूमिगत जल का भी प्रयोग करना पड़ रहा है। हम मानसून पर निर्भर नहीं है उस समय, वहाँ मानसून पर निर्भर रहेंगे तो हम उत्पादकता नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए हम उस समय नदियों के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा सिंचाई को करना शुरू कर देते हैं। तो तीसरा कारण है उत्पादकता में वृद्धि। तो चौथा है कुछ फसलों में बेटे जल कम चाहिए होता है और कुछ फसलों में जल ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे चावल एक मानसूनी कृषि है, मानसूनी फसल है। और आपको पता है जैसे ही मानसून का आगमन होता है तो चावल और गन्ना, ये दो कृषि हैं जिनको फसलें हैं जिनको उगाया जाता है। जब वर्षा ज़्यादा होती है तो चावल की उत्पादकता ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसी फसलों के लिए अगर मान लो बारिश नहीं हुई तो हम सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके उन फसलों को बोते हैं, चावल, गन्ना, जूट। इस प्रकार से हमने जो आज इस लेसन में जो चर्चा की है उसमें की गई है कि भारत में जो पृथ्वी पे जल का वितरण कितना % है और जल का वितरण किस तरह है और सिंचाई की हमें आवश्यकता क्यों हो रही है भारत में। तो इसी के साथ में इस टॉपिक को यहीं समाप्त करती हूँ। आगे के चैप्टर में हम आगे की सिंचाई हमें किस कारणों से करनी चाहिए, जल संसाधन होता क्या है, इस पे वर्णन करेंगे। धन्यवाद।